हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सिलेबस में हमने अभी तक 5 चैप्टर कवर किए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, पेज नंबर आप लोगों को मिलेगा 117। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है? ठीक है, आंसर देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो ये जो क्वेश्चन है हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बाल मनोविज्ञान में। तो अगर आपको वहाँ की थ्योरी इजी लगी थी तो वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। अगर उसमें कुछ डाउट रह गया था तो आज मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। देखो, मनोविज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधानों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान का विषय दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या करता है कि बचपन से लेकर आपकी वृद्ध अवस्था तक जो भी चीज़ें आपने सीखी उससे आपका विज्ञान कितना डेवलप हुआ, उसी को क्या बोला गया है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसके बाद आगे इसके प्रभाव हैं कि कैसे ये प्रभावित करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट बनता है अचेत मन का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ अनकॉन्शियस मेथड। विद्यार्थी के अचेत मन को जानना आवश्यक है, क्योंकि अचेत मन यानी कि अनकॉन्शियस मेथड द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में सुधार की आवश्यकता, कि जो हम शिक्षा प्रणाली अपना रहे हैं उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। या फिर हम पढ़ सकते हैं स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व अध्ययन। उसके बाद 4th नंबर आता है सीखने की परिस्थितियाँ, कंडीशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन, कि विद्यार्थियों के समायोजन के अध्ययन का क्षेत्र भी बहुत ही विस्तृत होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय इससे अछूता नहीं रह सकता। तो ये कुछ हमारे प्रभाव हैं जो शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। आशा करती हूँ कि सभी को समझ आ रहा होगा। कभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, एक बार में उसे समझ नहीं आता, तो आप सभी लेक्चर को रिमाइंड करके देख सकते हो, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है, विस्मृति को कम करने के उपायों की विवेचना करें, यानी कि डिस्क्राइब द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फॉर ग्लीफुलनेस। अब देखो, होता क्या है, किसी भी बात की कम विस्मृति का अर्थ है उसे अधिक समय तक स्मरण रखने या स्मृति में धारण रखने की क्षमता का न होना। यानी कि आप किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं, तो उसमें हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट उपाय देखते हैं। कहा जाता है कि हमें पूरे पाठ का स्मरण करना चाहिए, यानी कि बालक को पूरा पाठ सोच समझकर याद करना चाहिए। जब तक उसे पूरा पाठ याद न हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य
स्थगित नहीं करना चाहिए। यानी कि आपने सुना भी होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी उपन्यास याद नहीं होता है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे पाठ की विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट मैटर क्या है, आप कौन से कंटेंट के बारे में पढ़ रहे हो। अगर हम उसके बारे में विस्तार से समझ लें तो हमारी स्मृति को स्ट्रोंग किया जा सकता है। इसके बाद आता है विचार साहचर्य के नियमों का पालन, यानी कि यूज ऑफ एसोसिएशन लॉज। पाठ याद करते समय बालक को विचार साहचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा आप लाउड रीडिंग भी कर सकते हैं। कई बार स्कूलों में टीचर्स ने हमें बताया था कि अगर आप चीज़ें बोल बोल कर पढ़ते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं कही जाती, ये एक थ्योरी होती है जहाँ से ये मेन इसका ऑब्जर्वेशन लेवल निकल कर सामने आया, तो आप उसको लाउड रीडिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है मोर लर्निंग ऑफ द लेसन, कि जितना ज़्यादा हो सके पाठ को याद रखने की कोशिश की जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार, कि अगर हम बार बार एक ही चीज़ पर फोकस रखेंगे कि हमें ये चीज़ें लंबे समय तक याद रखनी है तो हमारा जो माइंड है उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे बालक का स्मरण करने में ध्यान, कि ज़्यादातर जो बालक है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें आपका ध्यान कितना लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है। स्मरण करने की विधियों की विवेचना करें, यानी कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें खंड विधि, यानी कि पार्ट मेथड। इस विधि में याद किए जाने वाले पाठ को कई खंडों या भागों में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया जिसमें 8 क्वेश्चन थे। अब आपको 8 के 8 क्वेश्चन एक साथ याद करने हैं और उतना आप उसको कैच नहीं कर पा रहे, तो आपको यहाँ पर पार्ट मेथड अप्लाई करना चाहिए, जिसमें कि आप 8 चैप्टर को 8 पार्ट में डिवाइड करो। एक दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ो या एक ही क्वेश्चन पढ़ो, तो वहाँ से भी आपकी स्मरण विधि को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रगतिशील विधि, यानी कि बार बार कोशिश की जाए कि जो खंडों में हमने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है उसको बार बार पढ़ सकें। ठीक है, इसके बाद आता है अंतरहीन विधि, यानी कि इस विधि में पाठ को स्मरण करने के लिए समय में अंतर नहीं किया जाता। उसके बाद आप पैसिव मेथड पढ़ोगे या फिर आप रटने की विधि पढ़ सकते हो, क्रिया विधि पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी स्मरण विधि को बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के विभिन्न नियमों का उल्लेख कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन वेरियस लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। अब देखो क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। हम सभी को पता है वंशक्रम यानी कि हेरिडिटी, इसका जो मतलब है कि ऐसी कोई भी वस्तु विशेष, कोई भी ज्ञान या कोई भी चीज़ जो हमें हमारे वंश से प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे कि अब किसी भी बालक का जन्म होता है, उसकी शक्ल, उसकी बातें, उसकी कुछ हरकतें अपने पेरेंट्स से मैच खाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अब इसके लॉज क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहले आता है समानता का नियम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बालक है उसकी शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो समानता का नियम वहाँ पे फॉलो होता है।
उसके बाद आता है प्रत्यागमन का नियम। फिर हम पढ़ेंगे इसमें बीज कोश की निरंतरता का नियम, विभिन्नता का नियम, मेडल का नियम और अर्जित गुणों का। आगे हमें इसी के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले आता है समानता का नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही संतान भी देखी जाती है। सेकंड हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीज कोश की निरंतरता का नियम। इसका अर्थ है कि बालक को जन्म देने वाले बीज कोश कभी नष्ट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें हम जो बालक है उसको अपने माता पिता से कुछ गुण उनकी पीढ़ियों से ही मिल जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बीज कोश की निरंतरता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का नियम। इसमें जैसे कि कोई भी बालक है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होता है, जैसे कि बुद्धि में, रंग में, स्वभाव में, तो इसको बोलते हैं विभिन्नता का नियम। उसके बाद आता है मेडल का नियम, जिसमें हमारी अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग तरह से क्रियाएं करती दिखाई देती है। लास्ट हम पढ़ेंगे अर्जित गुणों का संकरण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है। मंद बुद्धि बालक से आप क्या समझते हैं? उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो देखो मानसिक रूप से मंद बालक होता कौन है? देखो अगर हम बात करें मानसिक मंदता का अर्थ तो औसत से कम मानसिक योग्यता, यानी कि जो बालक बाकी बालकों की बुद्धि, साधारण बालकों के सोचने के तरीके से थोड़ा सा औसत कम होता है, उसे क्या बोला जाता है? मंद बुद्धि बालक। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, तो जो भी आपको बहुत इजी से समझ आ जाए आप उस वैज्ञानिक की राय के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, जिसमें बताया गया है कि कार्यक्रम के अनुसार या कोई भी प्रोग्रामर के अनुसार मंद बुद्धि बालकों में किस तरह की विभिन्नता पाई गई है। सबसे पहले आता है सोशल ट्रेनिंग, यानी कि सामाजिक प्रशिक्षण। मंद बुद्धि बालकों के सामाजिक प्रशिक्षण सहयोगी खेलों, सामूहिक कार्यों, पर्यटनों, अध्ययन की योजनाओं और विशिष्ट शिष्टाचार की शिक्षा द्वारा किया जाता है। सेकंड हम पढ़ेंगे अपनी देखभाल का प्रशिक्षण। मंद बुद्धि बालकों को अपनी देखभाल का प्रशिक्षण कपड़े पहनने और उतारने के अभ्यास, भोजन करते समय शिष्टाचार, इन सभी चीज़ों द्वारा किया जा सकता है। हम इन बालकों को इकोनॉमिक ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, यानी छोटे छोटे घरेलू कार्य हैं उनकी भी शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम बताए गए हैं कि इन बालकों को किस तरह से आप पाठ्यक्रम दे सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है कि शिक्षा के द्वारा हम इनके साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो कि शिक्षा के द्वारा इन बालकों को कैसे चीज़ें सिखाई जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6।
मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर किया था ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में समझाया था, तो वहीं से पढ़ लेना। सेम क्वेश्चन है, सेम एक्सप्लेनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक विकास के विषय में एक निबंध बताइए। अब देखो, बालक एक शरीर के रूप में जन्म लेता है। उसका शरीर माता के गर्भ में विकसित होता है और पूर्ण विकसित होने पर वह जन्म लेता है। अतः बालक के शारीरिक विकास को विभिन्न अवस्थाओं में इस प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जन्म पूर्व शारीरिक विकास। आप सभी को पता है कि गर्भ की स्थिति किस प्रकार की होती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे बालक और किशोर जानना चाहते हैं। माता पिता बच्चों को बताना नहीं चाहते और अध्यापक घुमा फिरा कर बताते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ने लगती है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमने 10वीं क्लास में भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो एक बार आप इसको रीड आउट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि शारीरिक विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले आता है सामान्य शारीरिक विकास। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्नायु प्रणाली, उसके बाद आता है मांसपेशियाँ, फिर हम पढ़ेंगे इंड्रोसिन ग्रंथियाँ, फिर आता है शरीर का आकार। सेकंड आप इसमें पढ़ोगे भिन्न शारीरिक विकास, ठीक है, कि शारीरिक विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप में होता है, तो ये सब उनकी कद काठी पर डिपेंड करता है। इसके बाद आप पढ़ोगे अभिवृद्धि चक्र, जिसमें पहले 2 वर्ष में विकास तेजी से होता है, 11 वर्ष तक विकास की गति धीमी होती है, 11 से 15 वर्ष में विकास में गति आती है और 16 से 18 वर्ष में विकास की गति पुनः धीमी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे शारीरिक विकास में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे शरीर का आकार, उसकी कद, भार, ठीक है, उसका सिर, फेस, धड़, भुजाएं, हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, ये सब चीज़ों में जो बदलाव आता है वो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कुछ बदलाव हैं, सभी को पता ही होते हैं, बाकी फिर भी आप अपने एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को सेल्फ बेस पे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें, यानी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम चाइल्ड, एक्सप्लेन। अब देखो समस्यात्मक बालक, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा बालक जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असमान बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, बार बार झूठ बोलना। इस तरह के बालकों को हमारी साइकोलॉजी में नाम दिया जाता है समस्यात्मक बालक। अब देखो इस तरह के बालकों की अलग अलग टाइप हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है चोरी करने वाले बालक। इसमें हम अलग अलग आदतें पढ़ेंगे, बहुत आसान है, जैसे कि अन्य विधि से अपरिचित होना, माता पिता द्वारा उतना अवहेलना किया जाना, आत्म नियंत्रण का भाव होना, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। ये कुछ ऐसे बेसिक रीज़न हैं जिस वजह से बच्चे को चोरी करते हुए देखा गया है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, यानी कि उपचार क्या किए जा सकते हैं, तो देखो वही बात है कि अगर किसी का आत्मनियंत्रण नहीं है तो उसे सिखाया जाए कि आत्मनियंत्रण कैसे किया जा सकता है। माता पिता किसी चीज़ की अवहेलना कर रहे हैं तो उसे सिखाया जाए कि अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। तो सिंपल आप ये चीज़ों पर फोकस करके उपचार कर सकते हो।
इसके बाद सेकंड आता है झूठ बोलने वाला बालक। इसमें अलग अलग है, जैसे प्रतिशोध पढ़ोगे, वफादारी पढ़ सकते हो, मनोविनोद हो सकता है, भय हो सकता है या स्वार्थ हो सकता है। उपचार भी इसी के हिसाब से किए जा सकते हैं, जैसे बालक में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए, या बालक में सोच विचार की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक को यह बताना चाहिए कि झूठ से कोई लाभ नहीं होता। उसके बाद आता है क्रोध करने वाले बालक की। कई बालक हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। उनका कारण क्या हो सकता है? देखो, बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना, या किसी विशेष स्थान पर उसको जाने से रोकना, या खेल कार्य या इच्छा में विघ्न पड़ना, ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बालकों को अत्यंत क्रोधित होते हुए देखा गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसका उपचार भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि सभी को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ आता, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख पाएँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर स्क्रॉल होता है, यहाँ पर आप कॉल करके मुझसे AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार से संपर्क भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी की क्लासेस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी को कंटिन्यूअसली रखें। थैंक यू।